दोस्तों आजकल जो विवाह का प्रोग्राम होता है, विवाह की जो योजनाएँ बनती है और विवाह का जो उत्सव मनाया जाता है, उसमें इतना बदलाव आ चुका है और इस बदलाव की गति भी पिछले 5-10 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया में पहुँच गए हैं। बहुत सारा दिखावा, बहुत सारा प्रदर्शन, बहुत सारी डेकोरेशंस, बहुत सारी ऐसी तैयारियाँ जो विवाह एक स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इस बात को गहराई से समझने के लिए कि विवाह का तात्पर्य क्या है, कैसे हम इसको एक अच्छा उत्सव बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विवाह आखिर क्या है, किन लोगों के बीच में है। तो मैं सबसे पहली बात जोर देना चाहूँगा कि विवाह को एक पारिवारिक उत्सव बनाना चाहिए। ये कोई सामाजिक उत्सव नहीं है, ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, ये कोई आपके ऑफिस की मीटिंग नहीं है, इसको कोई देश भर में प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप परिवार के रिश्तों के बीच में इस उत्सव को मनाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप ही के चाचा, आप ही के मामा, आप ही की मौसी, आप ही के बुआ, कोई भी आपको पराया नहीं समझेगा और पूरे आनंद और उत्सव में पूरे समय भाग लेंगे। इसके विपरीत आप अपने कुछ बिजनेस रिलेशंस वाले लोगों को बुला लेते हैं, तो आप अपने निकट रिश्तेदारों को शादी में एंजॉय करने के साथ, उनके साथ एंजॉय करने के बजाय आप इन बिजनेस ऑफिशियल्स को अटेंड करने में व्यस्त हो जाएंगे। आपके अंदर भी उत्सव नहीं रहेगा और आपके परिवारजन भी उसको उत्सव नहीं मान पाएंगे। मैंने अपने बड़े बेटे के विवाह में बहुत ही सीमित मात्रा में उन्हीं लोगों को बुलाया जो मेरे पारिवारिक रिश्तेदार थे। अगर कुछ चंद 4-5 दोस्त भी आए तो वो दोस्त ऐसे थे जो परिवार से भी ज़्यादा निकट हो चुके थे, जो बचपन से हमारे आपस में मिलते जुलते थे। मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को हम जानते थे, कब वो स्कूल में गए, कब उनकी पढ़ाई हुई, कब उनका जॉब लगा, सब कुछ वो परिवार से भी ज़्यादा निकट हो गए थे और वो हमारे पूरे परिवार को भी जानते थे। हमने उस सीमा में ही उनको बुलाया। दोस्तों ये बहुत बड़ा आग्रह है कि विवाह को पारिवारिक उत्सव बनाएं। दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि विवाह की जो परंपराएं हैं, उन ट्रेडिशंस का सबका कुछ मीनिंग है, मीनिंग था। हम बहुत सारा मीनिंग भूल चुके हैं और उन ट्रेडिशंस का जो तात्पर्य था तत्कालिक समय में उसकी अलग तरह की उपयोगिता थी। उदाहरण से बात समझाना चाहूँगा कि हमारे कई समाज में ऐसा था कि हर घर से कुछ आटा, दाल, चावल भी शादी में हर घर वाला लेके आते थे और वो सामूहिक तौर पे इकट्ठा होता था और सामूहिक तौर पे सब मिलके उसका भोजन बनाते थे। ये परिस्थितियाँ जब थी जब हम गांव समाज में आपस में एक दूसरे की मदद करते थे और विवाह एक ही परिवार पर इतना बड़ा बोझ नहीं बने, इस तरह की व्यवस्था होती थी। यहाँ तक कि विवाह में हर परिवार वाले कुछ कंट्रीब्यूट भी करते थे कि ताकि वो एक विवाह करने वाला परिवार बोझे से नहीं दब जाए, वो सामूहिक रूप से आसानी से कर सके। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज कोई भी व्यक्ति किसी से ले नहीं रहा है और लाखों करोड़ों रुपए एक विवाह में खर्च कर रहा है, जिसका न तो कोई औचित्य है। तो यहाँ पहली बात तो ये समझनी कि अब हमें वो जो गिफ्ट लेने का था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उस गिफ्ट का लेने का और देने का जो भाव है अब केवल एक औपचारिकता रह गया है। मैं कहूँगा कि ऑब्लिगेशन रह गया है। तो जो भी गिफ्ट हम ऑब्लिगेटरी फॉर्म में देते हैं, जिसको हम देना पड़ता है का भाव आता है, उसमें प्रेम नहीं आ सकता, उसमें आपका उत्सव और आनंद और जो प्रेम का भाव है वो प्रदर्शित नहीं होता है। इसलिए हमने एक दूसरा बदलाव किया कि अब शादी में हम न तो 1 रुपया किसी से लेंगे, न 1 रुपया किसी को देंगे, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, चाहे ससुराल वाले हों। टोटली बेन, 0 गिफ्ट। और दोस्तों इतना आनंद आया, मेरी बड़ी भाभी, बुआ, सब ने कहा बहुत अच्छा निहाल,
हम सब केवल उत्सव मनाएंगे, नहीं तो 2-2 महीने 3-3 महीने तक हम लोगों के गिफ्ट खरीदने में और उनको पैक करने में ही पूरा टेंशन में रहते हैं। और उसको गिफ्ट को फिर शादी के दिन हम उत्सव मनाने के बजाय कोई जाने वाला है तो उसको बांटने में और उसमें लगे रहते हैं। ये उत्सव का बिल्कुल मीनिंग नहीं है दोस्तों। इसलिए जीरो गिफ्ट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर एंजॉइंग द मैरिज। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सीमित मात्रा में जब आप लोगों को, परिवारजनों को बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने भी बुलाया था, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को बुलाया था तो हमें भी बुलाना चाहिए। यहाँ मैं एक क्लू देना चाहूँगा कि अगर इसी भीड़ चाल में आप चलते रहेंगे तो इस परंपरा का कभी अंत नहीं होने वाला है। इसीलिए लोगों को देखो दोस्तों कि कई जगह 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार लोग शादी में इकट्ठे होते हैं। उस मेले का कोई मतलब नहीं है, न ये किसी का भला कर रहा है। कभी तो हमें उस क्रम को तोड़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक बदले की भावना से हमें मुक्त होना पड़ेगा। उसने बुलाया इसलिए मैं भी बुलाऊं, ये तो बदले की भावना हुई ना दोस्तों। उसने गाली दी इसलिए मैं भी गाली दूंगा, इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ये बदले की भावना को बिल्कुल दिल से निकाल दें। जो ऐसा ट्रेडिशन पैदा करेगा उसकी बहुत सराहना करेंगे। मैंने जब अपने बड़े बेटे की शादी करी थी, मैंने बहुत सीमित मात्रा में जब लोगों को बुलाया और जीरो गिफ्ट के साथ मैरिज करी तो उसकी लाखों लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चर्चा करी। मेरे को बहुत दूर दूर से उसके फ़ोन आए कि ऐसा भी संभव है। दोस्तों मैं भी बताता हूँ, मेरा सर्कल अगर मैं उसी तरह से करता जैसे होता तो कम से कम 2000 लोगों को मुझे बुलाना पड़ता, लेकिन मेरी शादी में 100 लोग भी नहीं थे। हमने पारिवारिक जनों तक उसको सीमित किया। ये बहुत बड़ी अपील आपको करना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को आनंददायी बनाएं, सीमित बनाएं। तीसरी बात, इसमें जब लेन देन के प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाते हैं और आप जब पारिवारिक रिश्तों के बीच में हो जाते हैं तो आपको आनंद और उत्सव बनाने का बहुत मौका मिलता है। हर आयोजन के पीछे जो परंपरा होती है, अगर हल्दी की रस्म है तो उसको समझिए कि वो हल्दी इसलिए लगाई जाती थी कि उसकी स्किन का ग्लो बढ़े, उसकी स्किन की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बढ़े और एक दूल्हा दुल्हन उनमें निखार आए, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो उस परंपरा के बजाय आप केवल एक तिलक लगा करके, हल्दी को टच करके और बाकी बहुत सारे नाटक आपने ऐड कर दिए उसमें। दोस्तों परंपरा का मूल्य समझे, परंपरा का अर्थ समझे। मेहंदी लगाते हैं, हमारे को शरीर में इतनी ठंडक रहती है और उत्सव का एक वातावरण बनता है, आनंद का वातावरण बनता है। इसके ट्रेडिशंस के महत्व को हमें ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, हम जब विवाह में भोजन का आयोजन करते हैं तो भोजन भी ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो लोगों का पेट खराब नहीं करे। वहाँ सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ बना के कौन खा सकता है दोस्तों? कोई संभव नहीं है कि उतनी सारी मिठाई, और कोई टेस्ट कर भी लेगा तो अगले कई दिनों तक उसका पेट खराब रहेगा। सीमित मात्रा में बनाएं, अच्छी मिठाइयाँ बनाएं, उसमें तेल तिरता रहे, तरोताज़ा रहे। ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई नहीं इसका आपको प्रशंसा देने वाला है। प्रशंसा आपको और अधिक मिलेगी। मेरे प्रयोग से मैं बता रहा हूँ कि शादी में हमने बिल्कुल सात्विक भोजन बनाया। उसमें कई चीज़ें हमने अपक्व और ऐसी बनाई जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी थी। सीमित मात्रा में बनाया। 21 आइटम से ज़्यादा हमारी शादी में सर्व नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि फलाहार का समय अलग है और अन्न आहार का समय अलग है। तो इस तरह से डिवाइड करने से भी आपको बहुत अच्छा रहता है। विवाह की योजना इस तरह से होनी चाहिए कि अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पे हो, और ऐसा ना हो कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग फेरे में बैठे हैं, कुछ लोग उधर बातें कर रहे हैं, और ये कोई उत्सव नहीं हुआ। उत्सव जब होता है जब आने वाले सभी आपके उस आनंद का भाव बने। और हमने इसी तरह से इस आयोजन का जो प्रयोग किया, हमने ऐसा आयोजन किया कि सभी लोग, मेरे विवाह समारोह में आने वाले 80-90% लोगों ने खुल करके नृत्य किया। नृत्य का मौका सबको देना चाहिए। सबको ऐसा आयोजन करो कि सब लोग ना आए। केवल स्टेज पे कुछ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, ये कोई आनंद का भाव नहीं है। इसीलिए हमने गीत संगीत का आयोजन, और जो इवन फेरे का जो आयोजन किया उसको भी हमने संगीतमय बनाया। पूरी शादी में पूरा उत्सव का वातावरण रहा। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि शादी को थोड़ा प्रकृति के सामंजस्य में इको फ्रेंडली बनाएं। ऐसे संसाधनों से डेकोरेट करें जो प्रकृति के हों। बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और
आप ज़ीरो प्लास्टिक, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्लास्टिक की सामग्री या रिसाइकिल, ये जो वो जिनको फेंकना पड़ता है, ऐसा कोई चीज़ का उपयोग नहीं करें। अगर आप इस तरह से शादी को आनंदमय बनाएंगे तो विवाह एक उत्सव बनेगा और इस उत्सव को सभी आनंद से मनाएंगे, बजाय कि हम एक ट्रेडिशनल ढकोसले में दिखावे के रूप में बहुत सारी मात्रा में बुला के बहुत सारे व्यंजनों को बना करके बहुत सारे आयोजनों को दिखावे को समावेशित करते हुए हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और ये ड्रेस कोड, ये बैंड बाजा किसी भी काम का नहीं है दोस्तों। ये क्यों लोगों को अपने बंधन में बांध रहे हो? बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि विवाह कभी भी एक बंधन नहीं लगना चाहिए, किसी को भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। विवाह की पूरी तैयारियां एक उत्सव में होनी चाहिए। जब आप विवाह के पूरे आयोजन को सीमित कर देंगे तो आपका उत्सव महीनों तक चलेगा। आप उसकी तैयारियों में आनंद मनाएंगे, उसकी नृत्य की तैयारियां करेंगे, आप लोगों के साथ आनंद से रहेंगे। और इसके विपरीत जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स रख देते हैं तो सारे लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं। अभी समय आ गया है कि हम विवाह को उत्सव में बनाएं, विवाह को अपने परिवारजनों के साथ आनंद से करें, इसमें दिखावे को बिल्कुल हटा दें, भोजन रसमय और आनंदमय बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, और जो सीमित मात्रा में आपके जो प्रोग्राम्स करें उनके ट्रेडिशंस का, उनका ट्रेडिशनल मीनिंग को ध्यान में रखें। और इसके साथ आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको विवाह का आनंद आएगा। इस विवाह के समय में आप सबसे मुझे गुजारिश है कि विवाह के आयोजन पर दोबारा विचार करें और इसके पूरे आयोजन को रीस्ट्रक्चर करें। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इनके जो विवाह के डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो वैदिक विजडम है या उनके जो ट्रेडिशनल मीनिंग्स हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, इसी प्रेरणा के साथ कि हम विवाह को आनंदमय उत्सवमय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।